चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। फिजिक्स में देखो क्या क्या था। फिजिक्स में हमने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा था, बट कॉमर्स वाले बच्चे भी मैथ्स लेते हैं, तो उनको वो सारी चीजें नहीं बता सकते जो साइंस का स्टूडेंट पढ़ कर आया है ना। वेक्टर के बारे में जो साइंस के स्टूडेंट है उनसे बेटर कोई नहीं जानता है, बट कुछ बच्चे कॉमर्स के हैं, उनको भी ये पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ये हम सोचेंगे कि मैथ्स में जितना चाहिए हमको उतना ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में कितना वेक्टर पढ़ा है, इंजीनियरिंग में कितने वेक्टर पढ़ेंगे, उससे अभी हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैथ्स में जितना वेक्टर चाहिए, इसीलिए इसका नाम वेक्टर अलजेब्रा है। मतलब वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सीखेंगे। ठीक है, डिवीजन तो होता नहीं है वेक्टर में, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उस पे और सारे एप्लीकेशंस, बस यही करना है हमको इसके अंदर। तो वेक्टर और स्केलर ये दो चीजें होती हैं। स्केलर और वेक्टर ये दो चीजें होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो स्केलर एंड वेक्टर, ये दो चीजें होती हैं। स्केलर में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए स्केलर का और वेक्टर का, बताओ जरा। सर डिस्टेंस हो गया स्केलर में, और वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट। इसमें हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, इसमें डिस्प्लेसमेंट। और भी कुछ बताओ एग्जांपल्स। सर एरिया, स्पीड, वॉल्यूम, वेलोसिटी वगैरह भी। एरिया, वॉल्यूम, ये सारे हमारे स्केलर है। फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मतलब इनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक, तो स्केलर और वेक्टर में यही डिफरेंस है कि स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो स्केलर जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है, सिंपल। उसको 2 + 2 तो 4 कर देते हैं। पर वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर्स में ऐड करने के लिए प्रॉपर लॉ बनाए हैं। ठीक है, जो हमको इस लॉ में, मतलब फिजिक्स में ही सीखने हैं, बट हम यहाँ पे वो लॉ भी डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर लॉज बने हैं। ठीक, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखो पहले। जैसे मान लो ओ ए कोई वेक्टर है, ओ से ए, ये लाइन है ओ ए। अब मैं बताऊं कि मुझे ओ से ए की तरफ जाना है इस डायरेक्शन में, और यही लाइन अगर ऐसे बना दिया जाए, ओ ए, ये डायरेक्शन दे दिया जाए, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। जैसे मान लो ओ ए की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट रिप्रेजेंटेशन, अब इसका डायरेक्शन देखो, लेफ्ट टू राइट है, इसका राइट टू लेफ्ट है। तो वेक्टर्स को हमेशा हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला वेक्टर हो गया ओ ए, ऐसे, और इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो वेक्टर में डायरेक्शन इस तरीके से हम देके रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर सिर्फ ऐसे लिखा जाए तो वो एक लाइन सेगमेंट है, और उसके ऊपर एरो लगा दिया जाए तो वो एक रे है या वेक्टर है। अब वेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं? तो टाइप्स बहुत सारे होते हैं, बट जो काम के होते हैं वो हम देख लेते हैं। बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, उनमें से जो काम के होते हैं वो देख लो। जीरो वेक्टर, आज ना थोड़ा थ्योरी थ्योरी चलेगा, क्वेश्चंस हम बहुत कम करेंगे, क्योंकि ये फिजिकल चैप्टर है, फिजिक्स के जैसा है। तो जीरो और नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। जीरो, उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा? इनका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली जीरो होता है। मैग्नीट्यूड जीरो होता है, नो डाउट। और क्या होता है? देखो, जीरो वेक्टर में जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो दोनों कोइंसाइड करते हैं, ठीक है? तो इन वेक्टर्स में एक और प्रॉपर्टी होती है, अ वेक्टर whose initial and terminal points are coincident। ठीक है, इनको भी हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। नंबर 2, लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। देखो, लाइक और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम होता है, जिनका डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो सकते हैं, बट ऐसे वेक्टर जिनमें डायरेक्शन सेम होता है उनको लाइक वेक्टर्स बोलते हैं। वेक्टर्स which have same direction are like vectors, and those which have opposite direction are unlike vectors। ठीक है, फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और वेक्टर मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी कहते हैं। मॉडुलस इज 1 called as यूनिट वेक्टर। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए ऐसे, बट अगर ऐसे लिखना है तो फिर ऐसे करके 1 लिखना है। वो कैप लगा के होता है, ए कैप। तो ए कैप बोलते हैं, ए कैप या ए हैट बोलते हैं, ए कैप। तो ये आई कैप, जे कैप आगे चल के पढ़ोगे, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। आई कैप हमारा एक्स के डायरेक्शन में है, जे कैप वाई के और के कैप
जेड के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। फिर होता है को इनिशियल वेक्टर्स, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, वहां से भी तुमको मिल जाएगा को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि क्वेश्चंस में एक दो जगह पे पूछा है आइडेंटिफाई करने में, इसलिए सब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, वर्ड ही क्लियर कर रहा है, को इनिशियल पॉइंट, को मतलब एक जैसे या एक जगह पे हो, इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स which have same initial points, same initial point। फिर होता है कोटर्मिनस वेक्टर्स, जिनका सेम टर्मिनल पॉइंट होता है, ऐसे वेक्टर जिनका सेम टर्मिनल पॉइंट होता है, ओके। वेक्टर्स which have same terminal point, सेम टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया 5, अभी और भी है 2-3, इनको लिख लो पहले। कुछ और टाइप्स हैं वेक्टर्स के, उनको भी देख लो, 5 तक हुआ है ना। नेक्स्ट 6th, कोप्लानर वेक्टर्स, vectors which lie in the same plane। ये सब मतलब नाम बोलते ही इनका डेफिनेशन भी याद हो जाना चाहिए। कोप्लानर सेम प्लेन में लाई करते हैं। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम होगा ना। यस सर, सेम होगा। ठीक है, और कुछ तो बचता नहीं है, बाकी नेगेटिव है, फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल है, तो वो सब क्वेश्चंस में देख लेंगे, है ना। इन दोनों को लिख लो पहले। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर, वो सब हम देख लेंगे क्वेश्चन में। अब देखो वेक्टर का एडिशन देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर्स को हम सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते, ओके। तो इनको ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है ना। कुछ लॉज होते हैं उनको ध्यान रखने हैं। इससे पहला लॉ पैरेललोग्राम लॉ, नंबर 2 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर 2 ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिजिक्स में सब पढ़ा होगा। यस सर, सर एक पॉलीगन लॉ भी होता है। लॉ भी होता है। तो देखो ये सब पढ़ा है फिजिक्स में, बट फिजिक्स में तुमने देखा होगा कि बहुत लंबा सा डेरिवेशन भी कराया होगा स्कूल के टीचर ने। हाँ सर, यस सर।
तो वो डेरिवेशन हमको नहीं चाहिए, हमें बस उसका आउटकम क्या आया था वो चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, पहले देखो इस लॉ में क्या होता है। मैं कुछ वेक्टर्स बनाता हूं। जैसे मान लिया ये वेक्टर है, ठीक, दूसरा वेक्टर ये है, ये मान लिया वेक्टर ए है, ये मान लिया वेक्टर बी है। अच्छा पहले ट्रायंगल लॉ देख लो। तो वेक्टर ए इस तरीके से है, डायरेक्शन देखो यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे फिनिश हुआ है। वेक्टर बी यहां से स्टार्ट होके इधर फिनिश हुआ है। तो जब भी ये सिचुएशन हो, कौन सी सिचुएशन, कि पहला वेक्टर जहां पे फिनिश हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट हुआ, या मतलब स्टार्ट कहीं और से भी हुआ, उस पॉइंट से एटलीस्ट पास कर रहा हो, तो उस केस में जो डायरेक्शन होता है, मतलब ए इधर है बी इधर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट भी बोलते हैं, या इनका जो सम होता है वो होता है इस तरीके से। मैं दूसरे कलर में बनाता हूं, इस तरीके से। ये होता है ए प्लस बी। तो ये ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, है ना। अब देखो ट्रायंगल कैसे बनता है, क्या होता है एक्चुअली। सिंपल ज्योमेट्री सोचो क्या है। ये हमारा ट्रायंगल इस तरीके से बनाया हमने। इस पॉइंट को ए लिखो, इस पॉइंट को बी लिखो, इस पॉइंट को सी लिखो। तो ए बी साइड अगर इस डायरेक्शन में ले लें, ये वेक्टर ए हो गया, फिर इसी डायरेक्शन में बीसी साइड भी ली है, मतलब ये लाइन ऐसे चलेगी फिर ऐसे चलेगी, सेम डायरेक्शन है। अब कहने को सी ए ऐसे होना चाहिए, तो ये पूरा एक मतलब क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। तो अगर ए बी और बी सी का रिजल्टेंट लेना है तो डायरेक्शन हमको इनका रिवर्स कर देना है, मतलब ए बी और बी सी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए से स्टार्ट करके सी तक पहुंचेंगे और इस डायरेक्शन में, ये होगा रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का। वेक्टर्स को हम ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ में यही जो वेक्टर बी है, देखो इसको ऐसे बना देते हैं। ये मान लो ये वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो यहां पे ये डायरेक्शन ऐसे है। अब इसका अगर हमको सम निकालना है पैरेललोग्राम लॉ से, तो कैसे करेंगे, बी के इक्वल वेक्टर हम इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, बी के डायरेक्शन में ही उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल एक वेक्टर हम यहां पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और ए के इक्वल वेक्टर यहां से ड्रॉ करेंगे। तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ऐसे। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो होगा इन दोनों वेक्टर्स का सम। तो ये समझो तो ट्रायंगल लॉ ही है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी के डायरेक्शन में ही इक्वल मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर यहां ले लिया और ए के जैसा एक वेक्टर यहां ले लिया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का सम होगा, तो ये होगा ए प्लस बी। तो ये इनडायरेक्टली ट्रायंगल लॉ ही है, दिख रहा है। यस सर। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ, ये ट्रायंगल लॉ है। कॉपी कर लो इनको।
सर डन। नेक्स्ट देखो, एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इधर ही कर लेते हैं यहाँ पे छोटी सी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? पहली प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। कहने का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दोनों सेम होंगे। ठीक है, ए और बी और ए दोनों सेम होंगे। नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर्स के एडिशन जो होते हैं वो एसोसिएटिव भी होते हैं। जैसे ए, इसमें मान लो बी और सी ऐसे ऐड करें और ए और बी को एक साथ ऐड कर लें, ए और बी को पहले ऐड कर लें, फिर इसमें हम सी को ऐड करें, तो ये सेम रहेगा। एसोसिएटिव में ये होता है कि रीग्रुपिंग हम जैसे चाहे वैसे कर लें। बी और सी को पहले ऐड करना चाहते हैं, कर लो। बी और सी को ऐड किया, मान लिया उसका रिजल्टेंट पी आ गया, तो पी वेक्टर और ए वेक्टर का सम जो होगा वो इक्वल होगा आरएचएस के। और आरएचएस में क्या किया हमने, ए और बी को पहले कर लिया और उसका जो रिजल्टेंट आया उसको सी के साथ सम कर लिया, तो फिर रिजल्ट सेम। तो वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। ओके, इन दोनों को भी लिख लो, छोटे वाले को। सर डन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो, if A and B are two vectors, then the subtraction of vector B from vector A is defined as the vector sum of vector A and minus vector B। कहने का मतलब, जैसे मान लो वेक्टर बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, बी को क्या कर रहे हैं, ए में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए में हम ऐड करेंगे वेक्टर बी का नेगेटिव, दोनों का मतलब सेम रहेगा। ठीक है, तो a माइनस बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर हमारा ओ ए है, ओ ए, ये वेक्टर मान लिया ओ ए है। अब इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तो ओ से पीछे डायरेक्शन में ये हमारा माइनस ओ ए हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर का नेगेटिव बनाने के लिए उतना ही मैग्नीट्यूड उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर का नेगेटिव ऐसे हम बना सकते हैं। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और सब्ट्रैक्ट करने का जो अलजेब्रा है वो ऐसे ही लगेगा। वेक्टर्स को अगर माइनस करना है
तो जिस वेक्टर को माइनस करना है उसका नेगेटिव निकाल लो और उसको पहले वेक्टर के साथ ऐड कर लो। जैसे देखो एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। मान लिया ये हमारा एक वेक्टर है ओ ए, ये वेक्टर ए है। एक वेक्टर बी है, ओ बी। इनको अगर हमने ऐड कर लिया, देखो ट्रायंगल लॉ अगर हमने लगा लिया, ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है, तो ये हो गया ए प्लस बी, है ना। ट्रायंगल लॉ ये होता है कि जो थर्ड साइड होती है वो इन दोनों साइड के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब अगर हम इस बी को नीचे की तरफ बढ़ा लें, ये पॉइंट मान लिया सी बी डैश ले लिया, ये वाला कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस बी हो गया ना। यस सर, फिर अब उसका नेगेटिव। अब ये देखो ए हो गया और उसी डायरेक्शन में आगे चल रहे हैं। मेरा पेन दिख रहा है मूव करता हुआ, यहां से स्टार्ट किया ए, फिर बी, सेम डायरेक्शन हुआ ना भाई। अब यस सर, बी डैश ए ऐसे जाना चाहिए था, बट हम तो फिर इसके, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो हमने ओ बी डैश बनाया है, ये क्या है, ए और प्लस माइनस बी, ये है जिसको हम ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 to subtract vector B from vector A, we reverse the direction of vector B, the direction of vector B, and add it to vector A। ये कॉपी कर लो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। समझ आया ये? यस सर, आ गया। चलो, तो एक्सरसाइज 1 में जाने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। देखो मल्टीप्लिकेशन वैसे तो दो तरीके से होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हम वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं सीख रहे हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। हम एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेक्टर के साथ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर। जैसे मान लिया लेट स्मॉल m बी अ स्केलर and vector A be a vector, then vector B is equal to A into m into vector A is defined as a vector having the same direction as vector A, but the magnitude
is mod m times that of vector a। ठीक है, क्या लिखा है वो समझो पहले। जैसे मान लो स्मॉल m कोई भी स्केलर नंबर है, स्मॉल m कोई भी स्केलर नंबर है एंड स्मॉल a कोई वेक्टर है। एक नया वेक्टर b डिफाइन करते हैं। वेक्टर b कैसे डिफाइन करते हैं, तो m इंटू वेक्टर a। अब ये जो क्वांटिटी है m इंटू वेक्टर a, यही है स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसी वेक्टर का। ठीक, तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एज a। मतलब ये जो वेक्टर b होगा ना, इसका डायरेक्शन और a का डायरेक्शन सेम होगा। सेम तभी होगा जब m पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखना। डायरेक्शन सेम तभी होगा जब m पॉजिटिव है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सेम डायरेक्शन। इस वाले को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो, इफ m पॉजिटिव तो a एंड b हैव सेम डायरेक्शन। अगर m हमारा नेगेटिव हो तो a एंड b हैव कौन सा डायरेक्शन बताओ? फिर ऑपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नॉन जीरो स्केलर लिखते हैं, नॉन जीरो स्केलर नंबर। जीरो से मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो m इंटू ए, ये जो है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर का। अब ये जो वेक्टर होगा, वेक्टर b, जो किसके इक्वल है, m इंटू वेक्टर a के। तो वेक्टर b का जो डायरेक्शन होगा वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, और वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का मॉडुलस m टाइम्स होगा। मॉडुलस क्यों लगाया यहाँ पे, जैसे मान लो हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर b हमारा मान लो 2i कैप ऐसा है, या वेक्टर a मान लो 2i कैप है। वेक्टर a मान लो 2i कैप है, मतलब मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग। तो अगर एक वेक्टर b बनाए 5 इंटू a करके, तो ये बन गया 10i कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा देखो, इसका मैग्नीट्यूड है 2 और इसका मैग्नीट्यूड है 10, तो मैग्नीट्यूड तो 5 टाइम्स बढ़ गया और डायरेक्शन सेम ही है। ये भी x के अलोंग है, ये भी x के अलोंग है। अगर एक नया वेक्टर c बनाए और उसको -5 से मल्टीप्लाई कर ले, -5 इंटू ए करके, तो ये कितना हो गया, -10i कैप। कैसे लिखोगे इसको, 10 इंटू -i कैप, ऐसे समझ सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड तो 10 हो गया, बट डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव x एक्सिस। इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव x। तो माइनस होने पे बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। मैग्नीट्यूड जो होगा वो m टाइम्स, मॉड m टाइम्स। ये -5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस तो स्केलर नंबर के साथ रहेगा, बट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर के साथ भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स बढ़ गया, जो 10 हुआ वो कितना हुआ, 5, मॉडुलस 5। तो यहां पे तुम चाहो तो -5 रख दो तो भी बाहर 5 आएगा। तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो मॉड m टाइम्स ज्यादा होगा। ओके, यस सर। ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो, इन मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। फिर ये करके हम चलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मतलब अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, अगर m को नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या -m इंटू ए करें या माइनस को आगे लगा के m इंटू ए करें,
इनका मतलब सेम है। ये क्या लिखा है देखो, m को हमने वेक्टर के नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे वेक्टर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वेक्टर का क्या मतलब है, जैसे कोई डायरेक्शन हमने दे दिया और उस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में कोई दूसरी वेक्टर बनाएंगे तो पॉजिटिव होगा। उस डायरेक्शन के रिवर्स में अगर वेक्टर सोचेंगे तो वो नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये होता है, ठीक। और उस वेक्टर को -m से मल्टीप्लाई किया, मतलब स्केलर नंबर का नेगेटिव, या m को a से मल्टीप्लाई कर लिया और उस वेक्टर का नेगेटिव बना लिया, मतलब डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर 2, कोई स्केलर नंबर नेगेटिव है और वेक्टर को भी रिवर्स करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा m इंटू वेक्टर a के। कई जगहों पे प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब दो स्केलर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, m का फिर n का। तो n को बाहर करके m का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब रीग्रुपिंग कैसे भी की जा सकती है, m n का मल्टीप्लाई कर लें और उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या फिर m n a तीनों एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसोसिएटिव। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव m प्लस n a। तो ये m a प्लस n a। अच्छा, अब एसोसिएटिव है वेक्टर्स पे। m जो है होगा, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, नॉट एसोसिएटिव। 4th और 5 डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसमें a m और n पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसमें m a और b पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो m a और m b इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, कई बार क्वेश्चंस में हमको यूज करनी पड़ जाती है, इनको भी नोट डाउन कर लो। तो अब एक्सरसाइज 10.1 करते हैं। चैप्टर 10 है ये। तो 10.1, इनके एक एक पार्ट के आंसर लिखते चलना, ठीक है। जो भी डिस्कस करके हमको मिल रहा है उनका आंसर्स लिखते चलना। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ये, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। चलो तो पहले डायरेक्शन एरो बना लो। डायरेक्शन एरो में कैसे होता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, सर साउथ साउथ। यस सर। और वेस्ट। ये ईस्ट राइट की साइड और वेस्ट इधर। ईस्ट और वेस्ट कैसे भी लिख सकते हो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है डायरेक्शन एरो ऐसा ही बनाए, जरूरी नहीं है, नॉर्थ नीचे भी रख सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर का एंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कैसे बनाएंगे, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाओ और 30 डिग्री का एंगल, ये एंगल 30 होना चाहिए। और इस पे मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट मान लो P है, तो वेक्टर OP कैसे लिखेंगे, वेक्टर OP लिखेंगे 40 इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी लिखेंगे साथ में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको बनाते चलो साथ साथ।
क्वेश्चन नंबर 2, इनको क्लासिफाई करना है स्केलर्स और वेक्टर्स के फॉर्म पे। कौन से स्केलर्स हैं, कौन से वेक्टर्स हैं। 10 kg तो मास है, बताओ क्या है ये। फिर स्केलर ही हो जाएगा। ये स्केलर है। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, फिर वेक्टर होगा। वेक्टर। ये एंगल है, स्केलर। पावर, वॉट। फिर स्केलर होगा। चार्ज, कूलम्ब, स्केलर। वेलोसिटी मीटर, सॉरी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेक्टर हो जाएगा। तो इसमें सेकंड और सिक्स्थ हमारा वेक्टर है, बाकी सारे स्केलर है। थर्ड भी वही है। टाइम पीरियड बताओ जरा। फिर स्केलर हो जाएगा। ये स्केलर हो गया। डिस्टेंस, फिर स्केल। वो भी स्केलर। फोर्स तो वेक्टर हो जाएगा। वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर। फिर वर्क डन स्केलर। अच्छा, ये को इनिशियल, कोलिनियर, इक्वल, ये सब मैं बता चुका हूं, है ना। यस सर। इन सब के आंसर जरा लिख लो, अभी मिटाऊंगा मैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो एक स्क्वायर जैसा बना हुआ है यहाँ पे, फिगर 10.6, इसमें आइडेंटिफाई करना है को इनिशियल वेक्टर कौन से हैं, इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं, और को लीनियर बट नॉट इक्वल ऐसे वेक्टर कौन से हैं। को इनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। बताओ जरा कौन कौन से वेक्टर को इनिशियल है। सर ए और डी। ए और डी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ए और डी का देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये हो गए को इनिशियल वेक्टर। और भी कोई है। नहीं सर, और तो नहीं लग रहा कोई। और कोई नहीं है। चारों कॉर्नर देख लेते एक बार। ये हो गया, तो यहाँ पे इसका टर्मिनेशन और इसका इनिशियल नहीं है, मुझे भी लग रहा है ए और डी ही है। फोर्थ का सेकंड पार्ट, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। सर डी और बी होना चाहिए। डी और बी, हाँ दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों का लेंथ भी इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम। तो डी और बी कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मतलब पैरेलल, और इक्वल देखो, कोलिनियर बट पैरेलल, यहाँ पे था इक्वल, यहाँ पे क्या लिखा है इक्वल। इक्वल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम डायरेक्शन भी सेम। और ये है कोलिनियर तो हो बट इक्वल ना हो, मतलब पैरेलल हो बट डायरेक्शन उनका अलग अलग भी हो सकता है। तो ए और सी। यस सर, ए और सी होगा। ठीक है, तो फोर्थ का ए और सी। ट्रू फॉल्स, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, बताओ। नो सर। क्यों। ट्रू है ये तो, पैरेलल होते हैं ना ए और माइनस ए। यस सर। देखो ये ए है, और माइनस ए कैसे बनाएंगे, ऐसे, दोनों पैरेलल होंगे नो डाउट। तो ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो पैरेलल होते हैं, चाहे तो पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, वो कोलिनियर होते हैं वेक्टर्स के केस में। तो ये ट्रू है। ठीक। सेकंड पार्ट, यस सर। कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सर जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इक्वल। फॉल्स। ये फॉल्स है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, बताओ। सर नो, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये भी फॉल्स है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। सर ट्रू होगा। कोलिनियर मतलब या तो पैरेलल ऐसे हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं। तो ये वाला केस पे कैसे इक्वल होगा। अगर ये मान लो 5 है, ये भी मान लो 5 है,
दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो नो कोलिनियर सर। क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वेक्टर पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। ठीक, ये पैरेलल फर्स्ट केस, सेकंड एंटी पैरेलल। मैग्नीट्यूड मान लो 5 और 5 है, तो यहां पे हम ये बोलेंगे दे आर इक्वल। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल। यहां पे क्या इनको इक्वल बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। स्टिल ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। ये फॉल्स है ना? हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है? यस सर। ये फॉल्स है। चलो लिख लो आंसर इनके भी। तो एक्सरसाइज 1 हमारी खत्म हो गई है। 10.1 खत्म। अब देखो 10.2 के ना थोड़ा सा टाइम बचा है अभी भी, तो 10.2 के एक दो क्वेश्चन स्टार्ट के कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट 10.2 तक का हमने सीख लिया है, बस एक चीज बतानी बाकी है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो वो हम शाम को कर लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये सब करेंगे हम लोग। 10.2 स्टार्ट करते हैं, आगे तो नहीं चलेंगे। 10.2 10.2 बड़ी एक्सरसाइज है, तो स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पहले वो लॉजिक क्या है वो समझ लो। जैसे मान लिया कोई वेक्टर है x, और वो वेक्टर a i कैप, b j कैप और c k कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, छोटा सा सब हेडिंग बना के, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। कर लिया सर नोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट मैं करता हूं, फिर सेकंड थर्ड करके आंसर बताओ। फर्स्ट पार्ट देखो, वेक्टर ए है, आई कैप जे कैप के कैप, यहां पे कैप छूट गया। ए का मैग्नीट्यूड बताना है, कितना होगा? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर ना, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3। ये हो गया मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का। तुम बी और सी का बताओ जरा। का तो नहीं हो जाएगा। बी का आ रहा है अंडर रूट 62। अभी देखते हैं बी का। चलो बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, 2 फिर है -7 और फिर -3। ये कितना आ गया? 4 प्लस 49 प्लस 9, ये 62 आ गया, करेक्ट है। सी का अंडर रूट 1/√3 का स्क्वायर, फिर 1/√3, फिर 1/√3। ये हो गया 1/3 1/3 1/3 3/3। आंसर हो गया 1, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सेम रखना है ना, ए बी और सी की वैल्यू को इंटरचेंज करके लिख लो। जैसे पहला वेक्टर कुछ भी लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में वेक्टर ए मान लो कुछ भी लिख लिया, 7 आई कैप 10 जे कैप और -2 के कैप, ऐसा लिख लिया।
अब वेक्टर बी में क्या करो, ए बी सी की यही वैल्यूज लेनी है। कौन कौन सी? 7, 10 और -2। और जितने वेक्टर्स लिखते जाओगे सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जैसे मान लिया मैंने लिख लिया 2i कैप, 2 ले लिया, अब 10 और 7 मिला के बाकी दोनों बना लो। फिर ले लिया 7j कैप प्लस 10k कैप। माइनस भी कर सकते हैं उसका, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। एक वेक्टर ए मान लिया, कुछ भी ले लो रैंडम, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक दूसरा वेक्टर बी मान लिया। अब इस वेक्टर में स्केलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, स्केलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो सेम डायरेक्शन रखने के लिए m इंटू ए करना है, वेयर m इज अ पॉजिटिव नंबर, नॉन जीरो नंबर है, ध्यान रखना। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, वो दोनों वेक्टर क्या होंगे? सेम डायरेक्शन के हो जाएंगे। जैसे मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3i कैप, 3 2 6j कैप, 3 3 9k कैप। 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? बोलो। यस सर, आपने भी बताया था कि सेम हो जाएगा डायरेक्शन। करेक्ट। फोर्थ देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट, ये वेक्टर मान लिया a है 2i3j, और दूसरा वेक्टर b है xi प्लस yj। इफ a और b अगर इक्वल है, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। 2i कैप xi कैप के और 3j कैप yj कैप के इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू मिल गई 2, y की वैल्यू मिल गई 3, x और y हमारा मिल गया। इसको भी लिख लो।